क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, the circuit of figure 7.1 includes an ammeter, a 6 ohm resistor, a length of metal wire and 3 1.5 volt cell connected in parallel. कह रहे state one advantage of using cells in parallel rather than using a single cell. देखो बेटा parallel में cells connect करने का फायदा क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो पैरेलल में जब सेल्स कनेक्टेड होते हैं, फर्ज करो अगर एक सेल खराब भी हो गया तो बाकी के 2 सेल्स चलते रहेंगे और आउटपुट प्रोड्यूस करते रहेंगे। एक बात और बता दूं बेटा, यहाँ पर 3 सेल्स कनेक्टेड है और अगर एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो तीनों सेल्स मिलकर कितने वोल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे? यहाँ पर तीनों सेल्स मिलकर भी 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर अगर 3 सेल मिलकर भी 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर एक सेल भी 1.5 वोल्ट ही देगा तो सर 3 सेल लगाने का फायदा क्या हुआ? तो बेटा 3 सेल लगाने के मैं आपको 2 फायदे बता रहा हूँ पैरेलल में। आई एम गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला एडवांटेज ये होता है कि अगर एक सेल खराब हो जाए तो बाकी सेल चलते रहेंगे और आपका कॉम्बिनेशन काम करता रहेगा, आपका सर्किट ऑफ नहीं होगा। दूसरा फायदा ये कि जब 3 सेल्स पैरेलल में होंगे या 2 सेल्स पैरेलल में होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लंबा चलता है, देर तक चलता है। तो बेटा उसने मुझसे एक एडवांटेज पूछा, मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा सेल्स लास्ट लॉन्गर। क्या लिखा है मैंने? सेल्स लास्ट लॉन्गर, यानी सेल्स लंबा चलेंगे। मैं ये भी लिख सकता था अगर मैं यहाँ पे स्लैश डाल के लिखूं F1 सेल फेल्स, अगर एक सेल खराब हो जाता है, द कॉम्बिनेशन कीप्स वर्किंग। अगर एक सेल खराब हो जाता है द कॉम्बिनेशन कीप्स वर्किंग। फिर ये कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इन द सर्किट। बेटा P और Q के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बताया। मैंने आपको कहा ना ये 3 सेल्स मिलकर भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे? ये 3 सेल्स मिलकर भी 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि सर 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 3 सेल है तो मिलके इन्हें 4.5 वोल्ट बना लेना चाहिए था। बेटा ये तब होता जब ये तीनों सेल एक दूसरे से सीरीज में लगे होते। अगर ये तीनों सेल सीरीज में लगे होते तो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट मिलकर बन जाता 4.5 वोल्ट। यहाँ पर तीनों सेल पैरेलल में लगे तो बेटा 1.5 1.5 1.5 का जो रिजल्ट आएगा वो भी 1.5 आएगा। तो बेटा अगले पार्ट का आंसर क्या देने वाले हो? अगले पार्ट का आंसर देने वाले हो 1.5 वोल्ट। फिर कह रहे हैं the ammeter in the figure 7.1 reads 0.075 ampere, calculate the resistance of the wire। अब देखो एमीटर की रीडिंग, एमीटर तुम्हें कितना करंट बता रहा है? 0.075 और सर्किट का टोटल वोल्टेज है 1.5। एक काम करो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला बुकलेट में ओम्स लॉ का फॉर्मूला गिवन है V = IR। बेटा सर्किट के टोटल वोल्टेज कितने हैं मेरे बच्चों? व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट? द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज 1.5। and beta what is the total current of the circuit? The total current of the circuit is 0.075। अब आप एक काम करो, आप रेजिस्टेंस मालूम कैसे करोगे? ये 0.075 की वैल्यू वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.075 इज इक्वल टू R। आपके पास कैलकुलेटर्स अगर मौजूद है तो जल्दी से ये वाली कैलकुलेशन करो बेटा। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.075 जल्दी से करो बेटा। मैं भी अपना कैलकुलेटर कहीं ढूंढ के निकालता हूँ, कहाँ गया कैलकुलेटर? हाँ मिल गया। तो बेटा कैलकुलेटर में करना है 1.5 डिवाइडेड बाय 0.075, आंसर आ रहा है 20 ओम्स। तो बेटा इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है 20 ओम। बेटा एक बार सवाल फिर से पढ़ो, क्या उन्होंने आपसे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मांगी है? मैं आपको सवाल फिर से पढ़ो, क्या उन्होंने आपसे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मांगी है? नहीं, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। वायर की रेजिस्टेंस बताओ। अब देखो यार सर्किट में लगी है 2 चीजें। सर्किट में तुम्हारा ये 6 ओम का रेजिस्टर भी लगा है और ये वायर भी लगी है, दोनों की रेजिस्टेंस मिलाकर 20 आ रही है। अगर बेटा ये 6 ओम का है तो ये कितने का होगा? 20 में से 6 निकाल दो, उसका मतलब ये 14 ओम की रेजिस्टेंस है वायर की। खुद सोचो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 20 आ रही है ना। अब अगर 20 में से
6 ओम का रेजिस्टर है तो वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो गई? वायर की रेजिस्टेंस हो गई 14 ओम्स। इज दैट क्लियर? तो बेटा वायर की रेजिस्टेंस आपने कैसे निकाली? वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपने 20 में से 6 माइनस कर दिया, जवाब आ गया 14 ओम्स। तो बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 14 ओम्स। बहुत सारे बच्चे बेवकूफी करते हैं, 20 ओम्स पे जवाब क्लोज कर देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, उन्होंने आपसे सवाल में टोटल रेजिस्टेंस नहीं मांगी, वायर की रेजिस्टेंस मांगी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द मेटल रेजिस्टेंस वायर इंक्रीजेस, स्टेट and explain the effect of this temperature increase on the ammeter reading. और कि मेरा जो टारगेट है वो मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ बेटा ये वाला। देखो बेटा, वायर है ना, वायर, जब तुम किसी वायर के टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वायर की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अगर तुमने टेम्परेचर के बढ़ाने से वायर की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो उसका मतलब सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। पहले सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी थी? कंप्लीट रेजिस्टेंस थी 20। फर्ज करो अब सर्किट की कंप्लीट रेजिस्टेंस हो गई है 30। अगर सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो सर्किट का जो बेटा टोटल करंट है ना, करंट, वो कम हो जाएगा। तो वही तो वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है एमीटर की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, जवाब दो। तो तुम इस जवाब को कैसे लिखोगे, मैं तुम्हें लिखना सिखा रहा हूं। तुम लिखोगे द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस। बेटा ये तुमने स्टेट किया, उसने तुमसे सिर्फ स्टेट नहीं बोला, उसने बोला स्टेट एंड एक्सप्लेन। तुमने बोला द एमीटर डिक्रीजेस। अब रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे द टोटल रेजिस्टेंस increases so the current decreases। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ बेटा डीसी सर्किट्स के इस क्वेश्चन पर। ये तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाए बेटा सारे बच्चे। लिखा हुआ है फिगर शोज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग 12 वोल्ट पावर सप्लाई एंड अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम। बेटा क्या आपको 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टर्स दिख रहे हैं? इनका कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा? सीरीज है या पैरेलल है? कौन बताएगा? ये जो 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टर लगे हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हैं। याद रखो, जब रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो टोटल या कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 डॉट। इसलिए डाल रहा हूं बेटा, जरूरी थोड़ी है हमेशा 2 रेजिस्टर हो, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अब तुम्हें सिर्फ वैल्यू रखनी है, 2 और 4 को प्लस कर दो, फाइनल आंसर या इन दोनों का कंबाइंड आंसर कितना आ जाएगा बेटा? इन दोनों का कंबाइंड आंसर आ जाएगा 6 ओम। तो ये तो बहुत ही सिंपल वाला सवाल था, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 6 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल। बेटा जो 3 ओम और 6 ओम है ये ये लगे बेटा, 3 ओम और 6 ओम इन पैरेलल, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से फॉर्मूला बुकलेट पर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं बेटा। फॉर्मूला बुकलेट बनाएं फौरन। अब मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं, सुनिएगा। जब आप फॉर्मूला बुकलेट पाएंगे ना डीसी सर्किट्स में, तो पैरेलल के दो फॉर्मूले लिखे हुए, एक तो ये वाला लिखा हुआ है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और एक और फॉर्मूला भी लिखा है, मैं ऊपर रेड कलर से लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप नोट करें, दोनों फॉर्मूले लिखे होंगे।
ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बता दूं, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये सिर्फ तब लगता है जब दो रेजिस्टर्स गिवन हो सवाल में। अब इस सवाल में भी दो रेजिस्टर्स गिवन है। मैं काम करता हूँ ना, मैं आपको दोनों फॉर्मूला यूज करके सिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ब्लू वाला फॉर्मूला यूज करके सिखाता हूँ। 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ऐसे ही करेंगे ना। अब 3 और 6 का एलसीएम क्या लेंगे आप? 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स और 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम। तो 1/r बन जाएगा 3/6। आपको 1/r निकालना है या r निकालना है? भैया आपको r निकालना है ना, 1/r थोड़ी निकालना है। तो आप इस वाली साइड को रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो, तो ये वाली साइड भी पलट जाएगी। r/1 इज इक्वल टू 6/3 और बेटा r का आंसर आ जाएगा 2 ओम्स, क्योंकि 6/3 कितना होता है 2। तो बेटा 3 और 6 ओम का आंसर क्या आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। अच्छा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज ना करते, आप ऊपर लिखा हुआ रेड वाला फॉर्मूला यूज करते तो आप कैसे करते? फॉर्मूला है r1 मल्टीप्लाई बाय r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो 3 into 6 18 और 3 plus 6 9। बेटा इसका भी आंसर क्या था? 2। आपने नोट किया? मैंने दोनों फॉर्मूला से आपको करके दिखा दिया, आपका आंसर दोनों से सेम आ 2 ओम्स। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, ये जो ऊपर रेड वाला फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ तब लगाना जब दो रेजिस्टर गिवन। जैसे इस सवाल में दो रेजिस्टर ही थे, 3 and 6। क्लियर हो गया? तो बेटा फाइनल आंसर है 2 ओम। आप दोनों की वर्किंग लिखकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे? जरा सर्किट में चलते हैं, देखते हैं एमीटर कहाँ लगा है। ये रहा बेटा एमीटर। अब देखो ये जरा, अब बेटा एमीटर लगा हुआ है इस वाली ब्रांच में जिसको मैंने सर्कल किया। एमीटर कहाँ लगा हुआ है? इस वाली ब्रांच में लगा हुआ है। इस वाली ब्रांच को टोटल कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? कौन बताएगा? इस वाली ब्रांच को जो मैंने सर्कल की थी, इसको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? 12 वोल्ट मिल रहे हैं, जाहिर है। और बेटा इस वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस अभी अभी तुमने निकाली है, 3 और 6 की कंबाइन करके रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी? 2 ओम। तो बेटा तुम्हें वोल्टेज भी पता है, तुम्हें रेजिस्टेंस भी पता है, करंट निकाल लो। ओम क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह रख दोगे 12, I तुम्हें पता नहीं, और उस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी थी? 2। 2 यहाँ 12 के पास जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओ सॉरी, मैंने 12 लिख दिया। तो बेटा करंट का आंसर कितना आ जाएगा? करंट का आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 एम्पियर। जवाब आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। बेटा 4 ओम रेजिस्टर का वोल्टेज बताइए। जरा चले दोबारा सवाल में जल्दी से। मैं सारी चीजें मिटा रहा हूं। इस वाले का वोल्टेज बताएं। अब एक बात बताओ बेटा, ये वाली जो ब्रांच है, मैं इस ब्रांच को हाईलाइट कर रहा हूं, सही है? ये वाली जो ब्रांच है पूरी, ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो रही है ना, यानी इस ब्रांच को कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं? इस ब्रांच को कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं? इस ब्रांच को मिल रहे हैं टोटल 12 वोल्ट। कितने वोल्ट मिल रहे हैं बेटा? 12 वोल्ट मिल रहे हैं इस ब्रांच को। इन दोनों को मिलाकर 12 वोल्ट मिल रहे हैं। इस 12 वोल्ट में से थोड़ा चला जाएगा 2 ओम वाले रेजिस्टर के पास, थोड़ा चला जाएगा 4 ओम वाले रेजिस्टर के पास। अब किसके पास कितना जाएगा, मैं आपको उसका एक तरीका सिखा रहा हूं। ये तरीका सुन लें, ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आपको मैं एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दो रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट जरा मुझे वर्किंग करने दें। भाई देखें, ये आ गया पहला रेजिस्टर, इसका नाम रख दे R1। और ये आ गया दूसरा रेजिस्टर, इसका नाम रख दे R2। और ये आ गई आपकी बैटरी जो कि वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। बैटरी के टोटल वोल्टेज कितने? VT। VT का मतलब टोटल वोल्टेज।
इस टोटल में से पहले वाले रेजिस्टर को कितने वोल्ट्स मिल गए? फर्ज करें टोटल है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट में से अगर 2 वोल्ट इसको चला गया तो बेटा इसको कितना वोल्ट जाएगा? 4 वोल्ट जाएगा ना। तो आप एक काम करें, R1 को जो वोल्टेज दे रहे हैं ना, आप R1 को मिलने वाले वोल्टेज, R1 को मिलने वाले वोल्टेज का नाम रख दें V1 और R2 को मिलने वाले वोल्टेज का नाम रख दें V2। ये बात समझ आ गई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुने। सर्किट में कितने रेजिस्टर लगे बेटा? 2 रेजिस्टर लगे। रेजिस्टर्स के नाम क्या है? R1 और R2। R1 को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं टोटल में से? V1। R2 को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं टोटल में से? V2। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, फॉर्मूला सुनिए। फॉर्मूला होता है V1 अपॉन VT इज इक्वल टू R1 अपॉन RT। V1 अपॉन VT इज इक्वल टू R1 अपॉन RT। क्या मतलब हुआ? पहले वाले रेजिस्टर के वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू पहली वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। एक और फॉर्मूला भी, V2 अपॉन VT इज इक्वल टू R2 अपॉन RT। ये दो फॉर्मूला है। अब यूज कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। बेटा इसका नाम रख दो R1, इसका नाम रख दो R2। अब तुम्हें किसके वोल्टेज निकालने? 4 ओम के, मतलब तुम्हें V2 निकालना है। अब तुम पता है कौन सा फॉर्मूला लगाओ? ये देखो, तो फॉर्मूला लगाओ V2 अपॉन VT इज इक्वल टू R2 अपॉन RT। मैं सिखाता हूं कैसे। टोटल वोल्टेज कितने हैं? टोटल वोल्टेज है 12। R2 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम्स। और RT का मतलब है टोटल। बेटा 2 और 4 का टोटल कितना होता है? 6। हो गया सॉल्व। ये 12 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 6। 12 इंटू 4 48, 48 अपॉन 6। क्या आंसर आ जाएगा? 8 वोल्ट। इसका मतलब बेटा 4 ओम वाले रेजिस्टर को 8 वोल्ट मिल रहे हैं। मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाया, V2 अपॉन VT इज इक्वल टू R2 अपॉन RT। V2 मुझे निकालना था बेटा, टोटल वोल्टेज कितने थे? 12। R2 यानी उस रेजिस्टर की वैल्यू क्या थी? 4। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी? 6। जब मैंने V2 को सब्जेक्ट बनाया, जवाब आ गया 8 वोल्ट। तो मैं यहां लिख दूंगा 8 वोल्ट, दैट्स इट। कितना सिंपल था बेटा, हो गया। आई होप आप लोग साथ साथ कॉपी कर रहे हैं। मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, आप कॉपी कर रहे बेटा। मेरा ऐसा ख्याल है कि आप कॉपी कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। A 600 ohm resistor and a thermistor, ये आ गया resistor, ये आ गया thermistor, are connected in series with an ammeter and a 20 volt DC supply. A voltmeter is in parallel with the resistor. The ammeter reads 0.025 ampere. Ammeter की रीडिंग कितनी है? 0.025 एम्पियर। बेटा एमीटर तो तुम्हें दोनों रेजिस्टर का करंट बता रहा है ना, सीरीज सर्किट है।
एमीटर जो तुम्हें करंट बता रहा है वो दोनों रेजिस्टर्स का है, वही करंट यहाँ से भी जाएगा, वही करंट यहाँ से भी जाएगा। इसको मतलब सर्किट का टोटल करंट आपको पहले से दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग बताएं। बेटा मसला ही नहीं है, वोल्टेज निकालना है ना। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पता है तुम्हें, V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना है 0.025, और बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है, वोल्टमीटर कितनी रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ है, जल्दी से बताओ। वोल्टमीटर लगा हुआ है 6 ओम के साथ, ओ सॉरी 600 ओम के साथ। तो रेजिस्टेंस की जगह क्या लिख दोगे, 600। कैलकुलेटर में 0.025 इंटू 600 करो, क्या आंसर आएगा, 0.025 इंटू 600। जवाब आ रहा है 15 वोल्ट, है ना। फिर कह रहे हैं थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बताओ, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बताओ। अब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे बताओगे बेटा, बहुत आसान। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बताना बहुत आसान। तुम पता है क्या करो, तुम फिर से फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर। अब सुनो, मैं तुम्हें जुगाड़ बता रहा हूं क्या करो। फॉर्मूला लगाया, मुझे बताओ सर्किट का टोटल वो कितना है, टोटल 20, और सर्किट का टोटल करंट कितना है, सर्किट का टोटल करंट है 0.025। तुम्हारे पास आ जाएगी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, कैसे आएगी बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 0.025, इससे आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। निकालो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, जीरो पॉइंट 20 को 0.025 से डिवाइड करें तो बेटा जवाब आ रहा है 800। अब ये आ गई तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब यार अगर इस 800 में से 600 का तो सिर्फ तुम्हारा ऊपर वाला रेजिस्टर ही हो गया, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस के लिए कितनी वैल्यू बच गई, तो इसका मतलब आपके थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, 200। मैं फिर से बता रहा हूं, तुमने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 800। अगर 800 में से ऊपर वाला रेजिस्टर ही 600 का है तो नीचे वाले की क्या वैल्यू आ गई, कैसे निकाला तुमने, 800 माइनस 600, जवाब आ गया 200। तुम्हें पता है सवाल को करने का एक और तरीका भी था, मैं चाहता हूं कि पहले तुम ये तरीका कॉपी कर लो, लेकिन एक और तरीके की जगह छोड़ देना, आधे स्पेस में कॉपी करो इसे। आधे स्पेस में इस पार्ट को कॉपी करो, क्योंकि मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा। चले अब मैं आपको उसका एक और तरीका बता रहा हूं बेटा। इसका दूसरा तरीका क्या था, एक बात बताओ यार, टोटल बैटरी कितने वोल्ट की है, टोटल बैटरी है 20 वोल्ट की। 20 वोल्ट में से 15 वोल्ट चले गए तुम्हारे ऊपर वाले रेजिस्टर को, तो थर्मिस्टर को कितने मिले, थर्मिस्टर को 5 वोल्ट मिले ना। तुम ये भी तो कर सकते थे कि तुम फॉर्मूला लगाते V इज इक्वल टू आई आर, तुम थर्मिस्टर को मिलने वाले वोल्टेज रखते, V की जगह क्या रख दिया 5, 5 क्या है थर्मिस्टर को मिलने वाले वोल्टेज, करंट की जगह क्या रखोगे, थर्मिस्टर का करंट है 0.025, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस निकल कर आ जाती, 5 डिवाइडेड बाय 0.025। जरा 5 डिवाइडेड बाय 0.025 करना,
बेटा जवाब तब भी 200 ओम ही आएगा। बताने का मकसद ये है कि आप जैसे भी करो, तरीका सही है तो जवाब सही आएगा, खत्म हो गई बात। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस। स्टेट व्हाट इफ एनीथिंग हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। तुम्हें पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मिस्टर के साथ उल्टा है। थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो तुम क्या लिखोगे? थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? द एमीटर एंड टू द वोल्ट मीटर रीडिंग। यार एक बात बताओ, सोच समझ के करना, ठीक है? एमीटर की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा जरा सुनो। एमीटर की रीडिंग थी 0.025, ये है 600 ओम और ये कितना था पहले? 200। अब बेटा फर्ज करो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो गई, 200 के बजाय 100 हो गई, तो तुम्हारा टोटल पहले पता है कितना था? टोटल था 800। अब टोटल कम होके कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, है ना? अगर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ही कम हो गई तो सर्किट का टोटल करंट बढ़ जाएगा, यानी ये वैल्यू 0.025 से ज्यादा हो जाएगी। तो एमीटर की रीडिंग में पता है क्या लिखोगे तुम? एमीटर की रीडिंग में लिखोगे इंक्रीजेस। और इसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा स्टेट। अब आ जाओ वोल्ट मीटर रीडिंग पर। वोल्ट मीटर रीडिंग समझाता हूं। वोल्ट मीटर की रीडिंग समझो बेटा। तुम्हें पता है ऊपर वाले को पहले कितने मिल रहे थे? 15 वोल्ट। और नीचे वाले की रेजिस्टेंस थी 200 थी, इसको मिल रहे थे 5 वोल्ट। अब इसकी रेजिस्टेंस फर्स्ट करो 200 से कम होकर कितनी हो गई? 100। तो तुम्हें पता है अब इसको 5 वोल्ट से कम होकर अब कितने मिलेंगे? फर्स्ट करो अब इसको 5 वोल्ट से कम होकर मिल रहे हैं 2.5 वोल्ट। अब अगर नीचे वाले को 2.5 मिल रहे हैं तो ऊपर वाले को तो फिर अब 17.5 वोल्ट मिलेंगे ना, क्योंकि टोटल तो 20 है। तो तुम नोट क्या हुआ? थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होने से जो वोल्टेज है, ऊपर वाला जो वोल्टेज है, वोल्ट मीटर की रीडिंग वो बढ़ जाएगी। तो क्या जवाब लिखोगे नीचे जाके? नीचे जाके तुम लिखोगे वोल्ट मीटर रीडिंग में लिखोगे इंक्रीजेस। ये जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। चलो भाई, अब आ जाओ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के इस प्यारे से क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? A 9.6 kilowatt electric shower is powered by a 240 volt supply. 9.6 किलोवाट मतलब तुम्हें पावर दी गई है, मैंने यूनिट से पहचाना कि मुझे पावर दी गई है। और 240 वोल्ट्स का मतलब है मुझे वोल्टेज दिया हुआ है। पहले तो कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट। बेटा एक फॉर्मूला होता है वीआईपी। क्या फॉर्मूला है? वीआईपी। वीआईपी का मतलब वी आई इज इक्वल टू पी, पावर बराबर होता है वीआई। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 240। करंट कितना दिया हुआ है? वो तो अभी हमें निकालना है। पावर कितनी दी हुई है? पावर दी हुई है 9.6 किलोवाट। बेटा किलो का मतलब होता है 1000। तो तुम्हें पता है 9.6 को तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों किया मल्टीप्लाई? यार किलो में दिया। अब करंट निकालने के लिए पता है क्या करोगे? 9600 डिवाइडेड बाय 240। निकालो करंट कितना आ रहा है।
मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेटर चलाया है करंट आ रहा है 40 एम्पियर। कह रहे हैं सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट रीडिंग फॉर द सर्किट ब्रेकर इन द सर्किट फॉर द शावर। सर्किट ब्रेकर कितनी वैल्यू का लगाओगे? तुम्हें पता है ये जो सर्किट ब्रेकर फ्यूज लगते हैं इनकी वैल्यू ना नॉर्मल करंट से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब बेटा शावर का नॉर्मल करंट अगर 40 एम्पियर है ना तो तुम इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का सर्किट ब्रेकर लगा दो। मैं लिख रहा हूँ 42 एम्पियर, तुम 45 लिख सकते थे। बहुत बड़ा करंट मत लिखना, 50 वगैरह मत लिख देना, बस थोड़ा सा ज्यादा। अगर फर्ज करो किसी भी डिवाइस का नॉर्मल करंट है 40 तो तुम 41 या 42 एम्पियर का ब्रेकर या फ्यूज लगा दो। अगर फर्ज करो किसी डिवाइस का नॉर्मल करंट है 5 एम्पियर तो तुम 6 या 7 एम्पियर का फ्यूज लगा दो। समझ गए? फ्यूज की या सर्किट ब्रेकर की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल करंट से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। आगे आपसे कह रहे हैं फैमिली यूजेस द शावर फॉर अ टोटल 25 मिनट्स एवरी डे। द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 21 सेंट। कैलकुलेट द डेली कॉस्ट ऑफ यूजिंग द शावर। बेटा शावर रोजाना इस्तेमाल करने का कितना खर्चा? कभी भी कॉस्ट निकालने को आ जाए रट्टा मार लो बेटा, देखो गजनी बन जाओ, बॉडी पे टैटू शैटू बना लो, भूलना नहीं। कभी भी अगर कॉस्ट निकालने को बोला एग्जामिनर तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? कॉस्ट निकालने के लिए एनर्जी मालूम करोगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट रखोगे किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। पावर कितनी है बेटा? 9.6 किलोवाट। बच्चा बोलता है सर यहाँ पे आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं वॉट में? मैंने अभी बताया ना बेटा, कॉस्ट निकालनी है ना अगर कॉस्ट तो पावर का यूनिट रखोगे किलोवाट में और टाइम का यूनिट रखोगे आर में, तभी तो जाकर तुम्हारी एनर्जी किलोवाट आर में आएगी। समझ गए? अब टाइम मैंने कहा कौन से यूनिट में रखोगे? आर में। अब इन्होंने क्या चालाकी की है, इन होशियारों ने टाइम तुम्हें दिया हुआ है मिनट्स में। तुम भी अलग शपाटर हो, तुम बोलो यार हम सर अल्तमश के स्टूडेंट है क्या मतलब? टाइम को तुम मिनट से आवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? मिनट्स को डिवाइड बाय 60 कर दो, आवर्स में पहुंच जाओगे। लगा दम मिटा बच्चों, करो कैलकुलेशन फटाफट। 25 डिवाइडेड बाय 60 कर लो, फिर मल्टीप्लाइड बाय 9.6 कर लो। बेटा आंसर आ रहा है पूरा पूरा 4 किलोवाट आ रहा है। 4 किलोवाट आ रहा है। कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है रोजाना? 4 किलोवाट आवर। यार अब एक बात बताओ, अगर 1 किलोवाट आवर 21 सेंट का है तो 4 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर अगर 21 सेंट का है तो 4 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 21 कर दो तो 4 इंटू 21 कितना होता है? 84 सेंट्स का बिल आएगा तुम्हारा। फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया। पहले तो मैंने निकाली एनर्जी। कितनी एनर्जी आ रही है बेटा? एनर्जी आ रही है 4 किलोवाट आवर। अब सवाल में कह रहे हैं 1 किलोवाट आवर 21 सेंट का है तो 4 किलोवाट आवर 84 सेंट के हो गए ना। ये कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। हो गया बेटा, कॉपी हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्पेस फिजिक्स का मैंने करवा दिया था कल क्लास में। लास्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है? इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, जरा सवाल पढ़े। पहले तो आपसे कह रहे हैं डिफाइन द टर्म आइसोटोप। आइसोटोप वगैरह आप बता देंगे। आइसोटोप का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। आइसोटोप का मतलब होता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है। हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं स्ट्रोंटियम 90 का न्यूट्रल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब जरा स्ट्रोंटियम 90 ऊपर ये देखो उन्होंने बना के दिया हुआ, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ।
बेटा नीचे यहाँ जो उल्टे हाथ पे नीचे जो नंबर लिखा होता है ना, जैसे यहाँ लिखा है 38, ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऊपर होता है टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल। अब एक बात बताओ, स्ट्रोंटियम में प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन 38 प्रोटॉन। और अगर न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी पता है कितने होंगे? 38। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले वाले पार्ट का जवाब लिख दो 38। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं बताओ न्यूट्रॉन कितने। अब न्यूट्रॉन निकालने हैं ना, मैं आपको बहुत सिंपल से तरीका बता रहा हूँ। न्यूट्रॉन निकालने के लिए टोटल में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, यानी कि 90 में से 38 को माइनस कर दो। तो 90 में से 38 निकालो, क्या बचता है? मेरे ख्याल से 52 बचेगा। तो क्या लिखोगे? 52 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ स्ट्रोंटियम 90 डिकेज इट बिकम्स अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। कंप्लीट द इक्वेशन। अब सुनो यार, इसमें से बीटा पार्टिकल निकल गया। बीटा पार्टिकल का फॉर्म वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, सिंबल। बीटा पार्टिकल की पहचान है, ऊपर लिखा होता है 0 और नीचे लिखा होता है -1। तो आप सबसे पहले तो ऊपर 0 और नीचे -1 लिख दो। लिख दिया? आगे चलो। अब बेटा अगर पहले 90 थे और अगर 90 में से 0 चले गए तो जो नए वाले न्यूक्लियस उसमें कितने बचेंगे? अगर 90 में से 0 चले गए तो नए वाले न्यूक्लियस में 90 बचेंगे ना बेटा। अच्छा, अब नीचे आ जाओ। 38 में से -1 चले गए। अब मेरे जुमले पे गौर करना, मैंने ये नहीं कहा 38 में से 1 चले गए, मैंने कहा 38 में से -1 चले गए। अगर 38 में से 1 निकालना हो तो मैं ऐसे करता, आंसर आता 37। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं 38 में से -1 चले गए। तो जब तुम 38 में से -1 निकालोगे ना, आंसर 39 आएगा बेटा जी। तो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। और इक्वेशन कंप्लीट करने के कितने नंबर आ गए? 2 नंबर। अब इक्वेशन कंप्लीट कैसे किया आपने, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले आपने बीटा पार्टिकल को फिल किया। बीटा पार्टिकल में ऊपर आता है 0, नीचे आता है -1। अब यार अगर 90 में से 0 गए तो 90 बचेंगे ना, और 38 में से -1 गए तो 39 बचेंगे। उसमें से बीटा पार्टिकल निकला है बेटा, है ना। तो ये करना था यहाँ। लास्ट पार्ट है बेटा, इसके बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। A sample initially contains 6.010 power 8 atoms of strontium। शुरू में बेटा 6 एक्सपोनेंट 8 एटम्स थे। हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ है 29 years। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रोंटियम एटम्स दैट रिमेन इन द सैंपल आफ्टर 87 years। यार एक बात बताओ, हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ बताना। हाफ लाइफ अभी अभी उन्होंने बताया 29 years की हाफ लाइफ है। तो हमें 29 years के बाद क्या होगा? ये जितने भी एटम है ना इसके अंदर, ये हाफ हो जाएंगे। 29 years के बाद ये हाफ हो जाएगा। अब 29 में मजीद 29 प्लस करो, यानी एक और हाफ लाइफ गुजार दो। तो 29 + 29 58। 58 years के बाद ये 2 बार हाफ हो जाएगा, यानी हाफ का हाफ हो जाएगा। और 58 में 29 और ऐड करो तो तुम पहुंच जाओगे 87 पर। तो 87 years के बाद ये हाफ के हाफ का हाफ हो जाएगा। है सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं रिपीट कर रहा हूँ सुनो बेटा। 29 इसकी हाफ लाइफ, तो 29 years के बाद ये एक बार हाफ हो जाएगा। मजीद 29 प्लस करो तो 58 बनता है। 58 के बाद ये 2 बार हाफ होगा। 2 बार हाफ का मतलब है 1/4।
और 58 में 29 और प्लस करो तो ये बनता है 87। 87 ईयर्स के बाद ये 3 बार हाफ हो जाएगा। 3 बार हाफ होने का मतलब है 18। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये जो नंबर दिया हुआ है ना आपको 6.0 10 की पावर 8, इसको 3 बार हाफ करें। अब 3 बार हाफ करो या 8 से डिवाइड करो, बात एक ही। किसी चीज को 3 बार हाफ करना या 8 से डिवाइड करना, बात एक ही है। तो जब तुम इस नंबर को 8 से डिवाइड करोगे क्या जवाब आएगा? तुम्हारे पास जवाब आएगा 7.5 10 टू दी पावर 7। तो यहां पर लिख दो बस, ये करना था यहाँ पे। बेटा थैंक यू सो मच, जिम्मेदारी थी मेरी जो मुझे पूरी करनी थी। इसको हम मजीद नेक्स्ट टाइम और इफेक्टिव बनाएंगे। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग, और मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूंगा और कुछ और चीजें जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।